नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गोदान उपन्यास का 7वां अध्याय। लेखक मुंशी प्रेमचंद। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्रेमचंद जी की अन्य कहानियों का लिंक और उपन्यास का लिंक भी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। जुनिया अविश्वास भरी मुस्कान से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गोबर, बल्कि इससे भी मीठे और चिकने शब्दों में। अगर मन में कपट हो बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसों को मन नहीं देती, उनसे तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ। एक से एक बाबू महाजन, ठाकुर, वकील, अमले अफसर अपना रसियापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, जुनिया तरसा मत। कोई मुझे रसीली नसीली चितवन से घूरता है, मानो मानो मेरे मेरे प्रेम से बेहोश हो गया है। कोई रुपया दिखाता है तो कोई गहने, सब मेरी गुलामी करने को तैयार हैं उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सबों की नस पहचानती हूँ, सब के सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले। मैं भी उन्हें ललचाती हूँ, तिरछी नजरों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। वह मुझे गधी बनाते हैं तो मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू ना आए। वह मर जाए तो मैं कहूंगी, अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो जिसकी हो जाऊंगी उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख में, दुख में, संपत में, विपत में उसके साथ रहूंगी। हरजाई नहीं हूं कि सबसे हंसती बोलती फिरूं। ना रुपए की भूखी हूं, ना गहने कपड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं भी अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधा सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं नेते गई, मुझे क्या मालूम, और दिनों की तरह दूध के लिए भीतर चली गई। वहां पुकारती हूँ, बहू जी, तो कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ तो पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ रहे हैं। मैं समझ गई नियत में खोट है। मैंने डांट कर पूछा, अरे किवाड़ क्यों बंद किए? क्या बहू जी कहीं गई है? घर में सन्नाटा क्यों है? अरे वह एक नेते में गई है। मेरी और 2 पग और बढ़ाया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं तो मैं जाती हूँ। बोला, आज तो तुम यहाँ से ना जाने पाओगी झूनी रानी, रोज रोज कलेजा पर छुरी चलाकर भाग जाती हो। आज मेरे हाथ से ना बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ गोबर, मेरे रोए खड़े हो गए। गोबर आवेश में आकर बोला, मैं बच्चा को देख पाऊं तो खोद कर जमीन में गाड़ दूं, खून चूस लूं। तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों को मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूंगी? कोई चिल्लाना भी तो ना सुनेगा। लेकिन मन में यह निश्चय किया कि मेरी देह छुए तो दूध की भरी हांडी उसके मुंह पर पटक दूंगी। भला से 4-5 सेर दूध जाएगा, बच्चा को याद तो हो जाएगा। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित जी। अहीर की लड़की हूँ, मूछ का एक एक बाल नुचवा लूंगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पत्रों में कि दूसरों की बहू बेटी के अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने, पैरों पड़ने। एक प्रेमी का मन तो रखो दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा झूना रानी? कभी कभी गरीबों पर दया किया करो। मैंने यूं भी उसका मन परखने को कह दिया कि मैं 50 रुपए लूंगी। सच कहती हूँ गोबर। तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकालकर मेरे हाथ में देने लगा। और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले से ही तैयार थी। हांडी उसके मुंह पर दे मारी, सिर से पांव तक सरोबर हो गया। चोट भी खूब लगी। सिर पकड़कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा अब यह कुछ नहीं कर सकता तो पीठ में 2 लातें जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गोबर ठट्टा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने। दूध से तो नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मुझे भी क्यों ना उखाड़ ली। दूसरे दिन मैं उसके घर फिर गई। उसकी घरवाली आ गई थी। अपनी बैठक में पट्टी सिर पर बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं पंडित जी। लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़ कर कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है झूना, वही समझ लो। पंडिताइन मुझे जीता ना छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गोबर को उसकी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया? जूतों से पीटती। जुनिया ने उसके अर्ध विकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे ना पाओगे, खास देव है, मुफ्त का माल उड़ाता है कि नहीं। गोबर अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहता? डींग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है? यहाँ फौलाद की हड्डियां हैं। 300 डंड रोज मारता हूँ, दूध घी नहीं मिलता, नहीं तो अब तक सीना यूं निकल आया होता। यह कहकर उसने छाती फैलाकर दिखाई। जुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा, अच्छा कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहां तो सभी एक से हैं। तुम किस किस की मरम्मत करोगे? और फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं। गोबर ने आपत्ति की। तुम
तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे में बिठा लूं। जुनिया ने उसकी पीठ पर हल्का सा घूंसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने। मैं जैसी कुछ हूं मैं जानती हूँ, मगर लोगों को तो जवान मिल जाए घड़ी भर मन बहलाने के लिए और क्या चाहिए। गुण तो आदमी उसमें देखता नहीं जिसके साथ जन्म भर निभा करना हो। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ। आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जिस मोहल्ले में मेरी ससुराल है उसी में गपड़ू गपड़ू नाम के कश्मीरी रहते थे। बड़े भारी आदमी थे। उनके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियां थी, कोई 20-20, 25-25 की होंगी, एक से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक साइड कॉलेज में पढ़ाती भी थी। 300 का महीना पाती थी। सितार वह सब बचावे, हारमोनियम वह सब बचावे, नाचे गावे वह, लेकिन ब्याह कोई ना करती थी। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हीं को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीबी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर बहुत गुलछड़े उड़ाती थी। जब देखो 2-4 लौंडे उनको घेरे हुए हैं। और जो सबसे बड़ी थी वह तो कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उनकी लीला मशहूर थी। कपड़ू बाबू ने सिर नीचा किए, जैसे मुंह से में कालिक लगाए रहते। लड़कियों को डांटते समझाते, पर सब की सब खुल्लम खुल्ला। कहती, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं। हम अपने मन की रानी हैं। जो हमारी इच्छा होगी वो हम करेंगे। और बेचारा बाप जवान जवान लड़कियों से क्या बोले। मरने बांधने से रहा, डांटने डपटने से रहा, लेकिन भाई भाई बड़े आदमियों की बातें कौन चलावे। वह जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। अरे मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि किसी का रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी गया बीता है? गोबर के लिए यह सब बातें एक नई दुनिया की बातें थी। तन्मय होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप ही आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। दुनिया ने पहले अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से मोहित किया। ऐसे रूप ज्ञान की अगारी उसे मिल जाए तो धन्यवाद। फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। चुनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया। तुम भी बड़े बुरे हो। मुझसे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट पड़ी। गोबर ने आग्रह किया, एक क्षण मेरे घर के चलती क्यों नहीं, अम्मा भी तो देख लें। जुनिया ने लज्जा से आंखें चुरा कर कहा, तुम्हारे घर यूं न जाऊंगी। मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ, अब तुम कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होगी, चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी। और जो ना मिली तो लौट जाना। तो फिर ना आऊंगा। आना पड़ेगा, कह देती हूँ। तुम भी वचन दोगी मिलोगी? मैं वचन नहीं देती तो मैं नहीं आता, मेरी बला से। जुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। जुनिया जानती थी वह आएगा और कैसे ना आएगा, और गोबर जानता था वह मिलेगी कैसे ना मिलेगी। जब वह अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगता था मानो उधर गोबर खाना खाकर अहिराने में जा पहुंचा। आज जुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। जब वह गाय लेकर चला था तो जुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गोबर अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होना स्वाभाविक था। जेठ की उदास और गर्म संध्या सेमरी की सड़कों और गलियों में पानी के छिड़काव से शीतल और प्रसन्न हो रही थी। मंडप के चारों तरफ फूलों और पौधों के गमले सजा दिए गए थे और बिजली के पंखे चल रहे थे। राय साहब अपने कारखाने में बिजली बनवा लेते थे। उनके सिपाही पीली वर्दियां डाले, नीले साफे बांधे जनता पर रौब जमाते फिरते थे। नौकर उजले कुर्ते पहने और केसरिया पाग बांधे मेहमानों और मुखियों का आदर सत्कार कर रहे थे। उसी वक्त एक मोटर सिंह द्वार के सामने आकर रुके और उसमें से 3 महानुभाव उतरे। वह जो खत्तर का कुर्ता और चप्पल पहने हुए थे उनका नाम था पंडित ओंकारनाथ। वह थे दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक। दूसरे महाशय कोट पैंट में हैं, एक वकील, पर वकालत न चलने के कारण एक बीमा कंपनी की दलाली करते हैं। इनका नाम है श्याम बिहारी। और तीसरे सज्जन जो रेशमी अचकन और तंग पजामा पहने हुए, मिस्टर बी मेहता, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक। तीनों सज्जन राय साहब के सहपाठियों में हैं और शगुन के उत्सव पर निमंत्रित हुए हैं। आज सारे इलाके के असामी आएंगे और शगुन के रुपये भेंट करेंगे। रात को धनुषिया गोगा और मेहमानों की दावत होगी। होरी ने 5 रुपये शगुन में दे दिए हैं और एक गुलाबी मिर्जाई पहने, गुलाबी पगड़ी बांधे, घुटने तक काचनी काचे, हाथ में एक खुरपीली और मुख पर पाउडर लगवाए राजा जनक का माली बन गया। और गरूर से इतना फूल उठा मानो यह सारा उत्सव उसी के पुरुषार्थ से हो रहा है। राय साहब ने मेहमानों का स्वागत किया। दोहरे बदन के
ऊंचे आदमी थे, गठा हुआ शरीर, तेजस्वी चेहरा, ऊंचा माथा, गोरा रंग जिस पर शरबती रेशमी चादर खूब खिल रही थी। पंडित ओंकार नाथ ने पूछा, अब की कौन सा नाटक खेलने का विचार है? मेरे रस की तो यहाँ वही एक वस्तु है। राय साहब ने तीनों सज्जनों को अपने रावटी के सामने कुर्सियों पर बैठाते हुए कहा, पहले तो धनुष योग होगा, उसके बाद एक प्रहसन। नाटक कोई अच्छा न मिला, कोई तो इतना लंबा कि शायद 5 घंटों में भी खत्म ना हो, और कोई इतना छोटा कि शायद यहाँ एक व्यक्ति भी उसका अर्थ न समझे। आखिर मैंने स्वयं एक प्रहसन लिख डाला जो 2 घंटों में पूरा हो जाएगा। ओंकारनाथ को राय साहब की रचना शक्ति में संदेह था। उनका ख्याल था कि प्रतिभा तो गरीबों में ही चमकती है। मिस्टर तनखा इन बेमतलब की बातों में ना पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसका अभिनेता अच्छा हो। अच्छा से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो जाता है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे, विरोध तक करना चाहते थे, पर सिद्धांत की आड़ में उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी, जिसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी उसकी शतांश भी नहीं हुई। बहुत दुखी थे। बोले, भाई मैं तो प्रश्नों का कायल नहीं, मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायत देना चाहते हैं, जमींदार के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का शाप भी कहते हैं। फिर भी हैं तो आप जमींदार, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषकों के साथ रियायत होनी चाहिए तो पहले आप शुरू करें। राय साहब को आघात पहुंचा। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गए और संपादक जी के मुंह पे जैसे कालिक लग गई। तनखा ने राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूँ राय साहब को अपने असामियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदार वैसे हो जाएं तो यह प्रश्न ही ना रहे। मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने असामियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका एक कारण क्या है? यह नहीं हो सकता कि मध्यम आंच में भोजन स्वादिष्ट पकता है। गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं है तो उसका व्यवहार करें, नहीं तो बकना छोड़ दें। मैं नकली जिंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपकर खाना ये मेरी समझ में नहीं आता। राय साहब सभा चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस में पड़े हुए बोले, विचार तो आपका बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफ गोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में भी पड़ाव होते हैं, और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं उस वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर और जमींदार ईश्वर का मंत्र। मेरे स्वर्गवासी पिता आसामियों पर इतनी दया करते थे कि पाले या सुपे में कभी आधा और कभी पूरा लगान भी माफ कर देते थे, मगर उसी वक्त तक घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में भी मदद देते थे। और उसी वक्त तक जब तक प्रजा उनके सरकार और धर्मावतार कहती रही, उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रही। प्रजा को पालना उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फोड़कर ना देना चाहते थे। और मैं उसी वातावरण में पला हूं और मुझे गर्व भी है। मेहता ने ताली बजाकर कहा, हियर आपकी जबान में जितनी बुद्धि है काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों में व्यवहार नहीं लाते। ओंकार नाथ बोले, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता, हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने ऊपरी खेद और लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी को देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। तश्तरी में पान आ गए थे। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त हो तो हमें उसकी प्रभुता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। दूसरी मोटर आ पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2 देवियां भी उनके साथ थीं। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने बहुत गंभीर और विचारशील सी है, मिस्टर खन्ना की पत्नी कामिनी खन्ना है। और दूसरी महिला ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए और जिनकी मुख छवि पर हंसी फूट पड़ती है, मिस मालती हैं। इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ाई हैं और अब प्रैक्टिस करती हैं। तालुकेदारों के महलों में उनका बहुत प्रवेश है।
आप नवयुग की साक्षात प्रतिमा हैं। कोमल चपलता कूट कूट भरी हुई, झिझक या संकोच कहीं नाम नहीं। मेकअप में प्रवीण और हाजिर जवाब में भी प्रवीण। पुरुष मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझती है। मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ, आप सूरत से ही फिल्मा सफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया है। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में आए कि आपसे लड़ जाऊं। मेहता झेप गए। बिना ब्याहे थे और नवयुग की रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते, मगर ज्यों ही कोई महिला आई, जबान बंद। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलोसफरों की सूरत में क्या खास बात होता है देवी जी? मालती ने मेहता की ओर दया भाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता, बुरा ना माने बतला दूं। खन्ना मिस मालती के उपासकों में थे। जहां मिस मालती जाए वहां खन्ना का पहुंचना लाजिम था। धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 मई से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन, यह प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। मेहमानों के लिए बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे रखे गए थे और भी कितने ही मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरे में गए। कपड़े बदल बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत छात का कोई भेद न था। सभी जातियों और वर्णों के लोग एक साथ भोजन करने बैठे। केवल संपादक ओंकार नाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए और कामनी खन्ना को सिरदर्द हो रहा था। उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम न थी। शराब भी थी और मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर पर मंगवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम से, पर होती थी खालिश शराब। मांस भी कई तरह के पकते थे। कोफ्ते, कबाब, पुलाव, मुर्गा, मुर्गियां, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे जो पसंद आए वह खाए। भोजन शुरू हो गया था। उधर पंडाल में धनुष यज्ञ हो रहा था। कई बार इन लोगों को बुलाने के लिए आदमी आ चुके थे। कई हुक्काम भी पंडाल में आ पहुंचे थे। लोग उधर जाने को तैयार हो रहे थे कि सहसा एक अफगान आकर खड़ा हो गया। गोरा रंग, बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चौड़ा सीना, आंखों में निर्भयता का उन्माद भरा हुआ, ढीला नीचा कुर्ता, पैरों में सलवार, जरी के काम की सतरी सिर पर पकड़ी और आके गरजने लगा, खबरदार कोई यहाँ से मत जाओ, हमारा 7 आदमी आया है, डाका पड़ा यहाँ। जो सरदार है वह हमारा आदमी को लूट लिया, उसका माल तुमको देना होगा, 1-1 कौड़ी देना होगा। कहाँ है सरदार, उसको बुलाओ। राय साहब ने सामने आकर क्रोध भरे स्वर में कहा, कैसी लूट, कैसा डाका? यह तुम लोगों का काम है, यहाँ कोई किसी को नहीं लूटता। साफ साफ बताओ मामला क्या है। अफगान ने आंखें निकाली, बंदूक का कुंदा जमीन पर पटक कर बोला, हमसे पूछता कैसा लूट, कैसा ढाका? तुम लूटता, तुम्हारा आदमी लूटता। हम यहाँ की कोठी का मालिक, हमारी कोठी में 25 जवान, हमारा आदमी रुपए तहसील कर लाता। हम बताएगा कैसा ढाका? हमारा 2500 जवान अभी आता, हम तुम्हारा गांव लूट लेगा, कोई साला कुछ नहीं कर सकता। खन्ना ने अफगान के तेवर देखे तो चुपके से उठे निकल जाए। सरदार ने जोर से डांटा, कहाँ जाता तुम? कोई कहीं नहीं जा सकता, हम सबको कत्ल कर देगा, अभी फिर कर देगा। अब तुमरा कुछ नहीं कर सकता, हम तुम्हारा पुलिस से नहीं डरता। तुम सब आदमी दूसरा का माल लूट करते हैं, यहाँ मासूक के साथ शराब पीता। मिस मालती उसकी आंख बचाकर कमरे से निकलने लगी तो वह बाज की तरह टूटकर उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, तुम इन बदमाश से हमारा माल दिलवाए, नहीं तो हम तुमको उठा ले जाएगा और कोठी में जश्न बनाएगा। तुम्हारा हुस्न पर हम आशिक, या तो हमको 1000 अभी अभी दे दो तुमको, नहीं तो तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा, तुमको हम नहीं छोड़ेगा। अब तुम्हारा आशिक हो गया, हमारा दिल और जिगर फटा जाता। हमारा इस जगह 25 जवान, इस जिला में हमारा 500 जवान काम करता। हम अपने कबीले का खान है, हमारे कबीले में 10,000 सिपाही हैं। हम काबुल से के अमीर से लड़ सकता है। अंग्रेज सरकार हमको 20,000 सालाना खिराज देता है। अगर तुम हमारा रुपया नहीं देगा तो हम अभी गांव लूटकर तुम्हारा मासूक को उठा ले जाएगा। मजलिस पर आतंक छा गया। मिस मालती अपना छेंकना भूल गई। खन्ना की पिंडलियां कांप रही थी। बेचारे चोट चपेट के भय से 1 मंजिले बंगले में रहते थे। जीने पर उनका चढ़ना के लिए सूली पर चढ़ने से कम ना था। गर्मी में भी डर के मारे कमरे में सोते थे। राय साहब को ठकुराई का अभिमान था। वह अपने ही गांव के एक पठान से डर जाना हास्यास्पद समझते थे, लेकिन उसकी बंदूक को क्या करते। उन्होंने जरा भी चीचपड़ किया और इसने बंदूक चलाई। हुश तो होते ही सब है। निशाना भी इन सबों का कितना अचूक होता है। अगर उसके हाथ में बंदूक ना होती तो राय साहब उसे सिंह मिलाने को तैयार हो जाते। मुश्किल यही थी कि दुष्ट किसी को बाहर नहीं जाने देता, नहीं तो दम के दम सारा गांव जमा हो जाता और इसके पूरे जत्थे को पीट पाट कर रख देता। आखिर उन्होंने दिल मजबूत किया और जान पर खेल कर बोले, हमने आपसे कह दिया ना, हम चोर डाकू नहीं है। मैं यहाँ की काउंसिल का मेंबर हूँ और यह देवी जी
लखनऊ की सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। यहाँ सभी शरीफ और इज्जतदार लोग जमा हैं। हमें बिल्कुल खबर नहीं कि आपके आदमियों को किसने लूटा। आप जाकर थाने में रिपोर्ट कीजिए। खान ने जमीन पर पैर पटका, पैतरे बदले और बंदूक को कंधों से उतारकर हाथ में लेता हुआ दहाड़ा। मत बक बक करो, काउंसिल का मेंबर को हम इस तरह पैरों में कुचल देता। अपनी तरफ बंदूक की दोनाली देखकर राय साहब झुककर मेज के बराबर आ गए। अजीब मुसीबत में जान फंसी थी। शैतान बरबस कहे जाता है। तुमने हमारे रुपए लूट लिए। ना कुछ सुनता है, ना कुछ समझता है, ना किसी को बाहर आने जाने देता है। नौकर चाकर सिपाही प्यादे सब धनुष देखने में, यज्ञ देखने में मगन थे। जमींदारों के नौकर यूं भी आलसी और कामचोर होते हैं। जब तक 10 दफे ना पुकारा जाता बोलते ही नहीं, और इस वक्त वो इस शुभ काम में लगे हुए थे। धनिष युवक उनके लिए केवल तमाशा नहीं, भगवान की लीला थी। अगर एक आदमी भी इधर आ जाता तो सिपाहियों को खबर हो जाती और दम भर में खान का सारा खानपन निकल जाता। मिर्जा साहब से अंग्रेजी में बोले, अब क्या करना चाहिए? मिर्जा साहब ने चकित नेत्रों से देखा। क्या बताऊं, कुछ अकल काम नहीं कर रही। खन्ना साहब रोते हुए मुंह बनाकर बोले, कुछ रुपए देकर इसकी इस तरह की बला को टालिए। राय साहब ने मालती की ओर देखा। देवी जी, अब आपकी क्या सलाह है? मिस मालती ने सबको तिरस्कार भरी आंखों से देखा। आप लोग इतने काहिर हैं, यह मैं ना समझती थी। मैं यह ना समझना चाहता हूँ कि आपको रुपए इतने प्यारे हैं, और वह भी मुफ्त के। जब आप लोग मेरा अपमान देख सकते हैं तो अपने घर की स्त्रियों का अपमान भी तो देख सकते होंगे। तो आप भी पैसे के लिए अपने घर के पुरुषों को होम करने में संकोच न करेंगी। खान इतनी देर तक झल्लाया हुआ सा इन लोगों की गिटपिट सुन रहा था। एकाएक गरज कर बोला, अम नहीं कुछ मानेगा। अम इतनी देर यहाँ खड़ा तो कोई जवाब नहीं देता। अब तुमको एक लम्हा और देता है। अगर तुम रुपया नहीं देता तो सीटी बजाएगा, हमारा 25 जवान यहाँ आ जाएगा। फिर आंखों में प्रेम की ज्वाला भरकर उसने मिस मालती को देखा। तुम हमारे साथ चलेगा, हम तुम पर फिदा। मिर्जा ने घिघिया कर कहा, देवी जी खुदा के लिए इस मुझी को रुपए दे दीजिए। खन्ना ने हाथ जोड़कर याचना की, हमारे ऊपर दया करो मिस मालती। राय साहब तनकर बोले, हरगिज नहीं, आज जो कुछ होना है होने दीजिए। या तो हम खुद मर जाएंगे या इन जालिमों को हमेशा के लिए सबक दे देंगे। तनखा ने राय साहब को डांट बताई। शेर की मान में घुसना कोई बहादुरी नहीं, मैं इसे मूर्खता समझता हूँ। मगर मिस मालती के मनोभाव कुछ और थे। खान के लालसा प्रदीप्त नेत्रों ने उन्हें आश्वस्त कर दिया था, और अब इस कांड में उन्हें मचलनेपन का आनंद आ रहा था। उनका हृदय कुछ इन नरपुंगों के बीच रहकर बर्बर प्रेम का आनंद उठाने के लिए ललचा रहा था। शिष्ट प्रेम की दुर्बलता और निर्जीवता का उन्हें अनुभव हो चुका था। आज अक्खड़ अनगढ़ पठानों के उन्मत्त प्रेम के लिए उसका मन दौड़ रहा था। उन्होंने खान साहब के सामने जाकर निशंक भाव से कहा, तुम्हें रुपए नहीं मिलेंगे। खान ने हाथ बढ़ाकर कहा, तब हम तुमको लूट ले जाएगा। तुम इतने आदमियों के बीच में से हमें नहीं ले जा सकते। हम तुमको 1000 आदमियों के बीच में ले जा सकता है, तो तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम अपने माशूक के लिए एक एक बोटी जिस्म से नुचवा सकता है। उसने मालती का हाथ पकड़कर खींचा। उसी वक्त होरी ने कमरे में कदम रखा। वह राजा जनक का माली बना हुआ था, और उसके अभिनय ने देहातियों को हंसाते हंसाते लुटा दिया था। उसने सोचा, मालिक अभी तक क्यों नहीं है? वह भी तो आकर के देखे कि देहाती इस काम में कितने कुशल हैं। कैसे मालूम क्यों बुलाए? अफसर खोज रहा था, और जो ही मोहलत मिली दौड़ा हुआ यहाँ आया। दृश्य देखकर भौचक्का सा खड़ा रहा। सब लोग चुप्पी साधे थर थर कांपते कातर नेत्रों से खान को देख रहे थे। खान मालती को अपनी तरफ खींच रहा था। उसकी सहज बुद्धि ने परिस्थिति का अनुमान कर लिया, और उसी वक्त राय साहब ने पुकारा, हौरी दौड़ कर जा, सिपाहियों को बुला ला, जल्दी दौड़। हौरी पीछे मुड़ा था कि कांस ने उसके सामने बंदूक तान कर कहा, कहाँ जाता सुअर, हम तुमको गोली मार देगा। होरी गंवार था। लाल पगड़ी देखकर प्राण निकल जाते थे, लेकिन मस्त सांड लाठी लेकर पिल पड़ता है। वह कायर ना था, मरना मारना दोनों ही जानता था, मगर पुलिस के हथकंडों के सामने उसकी एक न चलती थी। बंदे बंदे कौन फिरे, रिश्वत के रुपए कहाँ से लाए, बाल बच्चों को किस पर छोड़े। मगर जब मालिक ललकारते हो तो फिर किसका डर? मौत के सामने भी कूद सकता है। उसने झपट कर खान की कमर पकड़ी और ऐसा अड़ंगा मारा कि खान चारों खाने चित जमीन पर आ रहा लगा पश्तों में गालियां देने। होरी उसकी छाती पर चढ़ बैठा और जोर से दाढ़ी पकड़कर खींची। दाढ़ी हाथ में आ गई। खान ने तुरंत अपनी कुल्हा उतार फेंकी और जोर मारकर खड़ा हो गया। अरे यह तो मिस्टर मेहता है। वाह! लोगों ने चारों तरफ से मेहता को घेर लिया। कोई उनके गले लगता, कोई उनकी पीठ थपाता। मिस्टर मेहता के चेहरे पर ना हंसी थी ना गर्व। चुपचाप खड़े थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मालती ने नकली रोज से कहा, आपने ये बहरूपियापन कहाँ से सीखा? मेरा दिल अभी तक धड़धड़ कर रहा है। मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा इन भले आदमियों की जमामर्दी की परीक्षा ले रहा था। जो गुस्ताखी हुई उसे क्षमा कर दीजिएगा।